गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं काजल आप लोग को आज एसएसटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट व्हेन, वेयर, व्हेन एंड हाउ के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। इससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं। मैप्स एंड मिडिएवल इंडिया, टाइम फ्रेम इन द हिस्ट्री, मेजर डेवलपमेंट। आगे यहाँ पर बोल रहा है इन आवर अर्लियर क्लास वी हैव लर्नड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द एंशियंट पीरियड। यानी हमारी प्राचीन कक्षा में, यानी आप लोग पिछले कक्षा में प्राचीन इतिहास के बारे में जान चुके हैं। वी हैव गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया एंड द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ द 7th सेंचुरी एडी। इसका मतलब यह है कि हमारे प्राचीन भारत के इतिहास और उपमहाद्वीप के प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी मिली है। ऐतिहासिक काल से लेकर आगे है इन द क्लास वी शैल नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मिडिएवल पीरियड। यानी इस चैप्टर में हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। द मिडिएवल हिस्ट्री इज समव्हाट डिफरेंट फ्रॉम अ कंट्री टू कंट्री। यानी मिडिएवल यानी मध्यकालीन इतिहास जो है वो सभी देशों का अलग अलग इतिहास है। द मिडिएवल हिस्ट्री इन यूरोप इज सेड टू हैव बेगन इन द 6th सेंचुरी एंड इंड्स इन द 15th सेंचुरी एडी। आगे यहाँ पर आप लोग को बताया गया है कि मध्यकालीन इतिहास का देश से अलग है। कहा जाता है कि यूरोप का मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत 6वीं शताब्दी में हुई थी और इसका अंत 15वीं शताब्दी में हुआ था। आगे है इन इंडिया, यानी इंडिया में दिस पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 8th सेंचुरी। यानी इंडिया में यह मध्यकालीन इतिहास का शुरुआत 18th शताब्दी में हुआ था, यानी 8वीं शताब्दी में हुआ था, और इंड 18वीं शताब्दी में हुआ था। इंडिया सा मेनी रिमार्केबल चेंज इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपुल ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी इंडिया में जब इसका शुरुआत हुआ था तो इंडिया में बहुत प्रकार के राजनीतिक, अर्थशास्त्रिक और सामाजिक और सांस्कृतिक तरह से लोगों के जीवन में यह बदलाव लाया था। आगे है आपका जोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री। इसमें आपका बस स्टार्ट होता है जोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन द हिस्ट्री। यानी जोग्राफी, भौगोलिक इतिहास में यहाँ पर क्या क्या परिवर्तन हुआ इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। द हिस्ट्री ऑफ अ रीजन इन्फ्लुएंसेस द हिस्ट्री ऑफ occurs in the case of India. Also the geography of the subcontinent has greatly influenced its history. यहाँ इसके बारे में बोल रहा है इतिहास पर भौगोलिक प्रभाव। एक क्षेत्र का भूगोल इतिहास को प्रभावित करता है। बेशक भारत के मामले में भी उपमहाद्वीप के भूगोल ने इसके इतिहासकार को अत्यधिक प्रभावित किया है। ज्योग्राफी डिटरमाइंस द डेवलपमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर एरिया। यहाँ पर बोल रहा है ज्योग्राफी एक विशेष क्षेत्र के विशेषता को निर्धारित करता है। द एरिया वेयर द इन्वायरमेंट इज फेवरेबल आर डेंसली पोल्यूटेड। यानी यहाँ का जो एरिया था वो घनी आबादी वाला एरिया है। दीज कल्चर्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाई आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस और फॉरेन ट्रेवल। और यहाँ पर बाहरी प्रभावों और विदेशी यात्रियों की संस्कृति उनको भी यहाँ की प्रभावित करती है। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि बाहरी प्रभावों अथवा विदेशी यात्रियों से भी यहाँ की संस्कृति क्या हुई है, प्रभावित हुई है। ऑन द अदर हैंड द प्लेस विथ एन फेवरेबल इन्वायरमेंट आर स्पार्सली पोल्यूटेड। और यहाँ पर बोल रहा है दूसरी ओर प्रतिकूल वातावरण वाले स्थान की आबादी भी यहाँ पर बहुत कम है। द कल्चर दैट डेवलप्स हर इज नॉट मच अफेक्टेड बाई आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस। यहाँ आगे बोल रहा है यहाँ की जो संस्कृति है वो बाहरी प्रभावों से अधिक प्रभावित नहीं हुई थी। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि क्या यहाँ का इंडिया का जो इतिहास है यानी मध्यकालीन इतिहास है जो यहाँ के
बाहरी लोगों से तो प्रभावित हुआ है, लेकिन इसके अलावा यहाँ के जो लोग थे, राजा महाराजा थे, उनसे ज़्यादा यहाँ का इतिहास, भारत का इतिहास क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है। आगे है आपका मैप्स एंड मिडिएवल इंडिया, द आर्ट ऑफ अ प्रोसेस। आगे आपका अब आगे है आप लोग का, देखते हैं यहाँ पर क्या है। आगे है मैप्स एंड मिडिएवल इंडिया। क्या है? मैप्स एंड मिडिएवल इंडिया, यानी नक्शे और मध्यकालीन भारत। द आर्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ऑफ मेकिंग मैप्स इज नोन एज, क्या है? कार्डियोग्राफी, एंड अ पर्सन हु मेक्स मैप्स इज कॉल्ड अ कार्डियोग्राफर। यानी यहाँ बोल रहा है कि नक्शे को या ड्राइंग बनाने की जो प्रक्रिया कला होती है, उसके मानचित्र के रूप में जाना जाता है। और जो मानचित्र जो व्यक्ति बनाता है, उस व्यक्ति को मानचित्रण लेखक भी कहा जाता है। इन एंशियंट इंडियन पीपुल वेयर अननोन अबाउट द कार्डियोग्राफी और मैप मेकिंग, यानी पुराने प्राचीन समय में जो भारत के लोग थे, वो मानचित्र और मानचित्रण के बारे में अज्ञात है, यानी उनको किसी भी प्रकार का मानचित्र का कोई नॉलेज नहीं था। इनफैक्ट द वर्ल्ड वाइड ग्रोथ और ट्रेड एंड, क्या है, एक्सपेंशन ऑफ इम्पेयर्स ड्यूरिंग द मिडिएवल पीरियड क्रिएटेड द नीड फॉर एक्यूरेट मैप्स। तब क्या हुआ, आगे जब वास्तव में विश्वव्यापी यहाँ यानी इंडिया का जब विकास होने लगा, विकास के साथ साथ व्यापार तथा मध्यकालीन युग में साम्राज्यों का विकास होने लगा, तब वहाँ पर सही तरह से मानचित्र तैयार करने की लोगों को आवश्यकता होने लगी और लोगों ने मानचित्र को बनाना स्टार्ट किया। आगे है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल द अरब्स एंड द यूरोपियंस डेवलपमेंट द साइंस ऑफ कार्डियोग्राफी। सबसे पहले कौन बनाया था? अरब और यूरोपीय लोगों ने मानचित्र का विज्ञान को विकसित किया था। दे फेल्ट नीड फॉर मैप्स बिकॉज दे ऑफ्टन अंडरटूक लॉन्ग जर्नी ओवर लैंड एंड सी। और उन्होंने क्यों विकास किया था? क्योंकि वे समुद्री यात्रा पर जब निकलते थे, उनको तो लंबी लंबी यात्रा ही करनी पड़ती थी, और अरब और यूरोपियनों के संपर्क में आने से भारत का मानचित्र तैयार करने में मदद मिली थी। आगे नीचे बढ़ रहा है, कॉन्सेप्ट द विथ द अरब्स एंड यूरोपियन हेल्प इंडियन टू लर्न अबाउट द कार्डियोग्राफी। यानी इंडिया में जो लोग आए थे, यूरोपियन और अरब से आए लोगों के संपर्क में आने से ही भारत का मानचित्र बनाने में यहाँ के लोगों को क्या मिली? मदद मिली। अब आगे है आप लोग का नेक्स्ट पेज, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं, आपका पेज नंबर 6 है। यहाँ पर बता रहा है, इन अरब जोग्राफर अल इदरी मेड अ वर्ल्ड मैप इन 1154, यानी जो अरब का जो भूगोल था वो कौन था? और अरब का भौगोलिक वेता यानी अल इदरीसी ने 1154 में विश्व का नक्शा बनाया। आगे है मैप 1 इज अ पार्ट ऑफ हिज वर्ल्ड मैप दैट शो अ डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी जो मैप का पहला भाग था उसमें विश्व मानचित्र का एक भाग है जो भारतीय उपमहाद्वीप का इसमें विस्तार किया, यानी मैप 1 में भारतीय उपमहाद्वीप का विस्तार किया गया है। आगे है आप लोग का दैट शो अ डिटेल ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट। मैप 2 है। मैप 2 वाज मेड बाय अ फ्रेंच कार्डियोग्राफर इन द 1720 नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1, यानी मैप 2 की रचना फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में अर्थात मैक्स 1 के लगभग 600 वर्ष के बाद की थी। यानी आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि मैप 1 की जो नक्शा बनाया गया था, यानी जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बताया गया है, उसका विस्तार पहले से हुआ था, और मैप 2 जो है आपका वो बाद में बना है। आगे है दिस वाज द पार्ट ऑफ एन एटलस नोवेन्यू ऑफ यूलिमी द easily, although both the maps show the same area, that is Indian subcontinent, they are quite different from each other। यहाँ पर आप लोग को बोल रहा है, यह हालांकि दोनों नक्शे में एक ही क्षेत्र यानी दिखाया गया, यानी जो मैप 1 है और मैप 2 है, दोनों में
एक ही क्षेत्र दिखाए गए हैं, लेकिन जो भारतीय उपमहाद्वीप में एक दूसरे से काफ़ी अलग है। यानी दोनों जो मैप 1 और मैप 2 दोनों देखने में एक जैसा लगते हैं, लेकिन दोनों में उपमहाद्वीप के कारण, यानी फर्स्ट जो मैप है 1 उसमें भारत के उपमहाद्वीप दिखाए गए, इसलिए उससे थोड़ा क्या है, अलग है। आगे है आपका नीचे मैप 1 के बारे में डिटेल दिया गया है, उसको हम लोग अब पढ़ेंगे। चलिए अब आपका है मैप 1 के बारे में। मैप 1 शो द साउथ एंड श्रीलंका ऑन द टॉप। यानी मैप 1 में साउथ यानी दक्षिणी भाग और श्रीलंका को सबसे ऊपर दिखाया गया है। दैट इज इट शो साउथ इंडिया वेयर इट शुड बी नॉर्थ इंडिया। आगे है इसमें शीर्ष, यह दक्षिण भारत को भी दिखाता है जहाँ पर यह है। आगे इट शोस हो गया ये लाइन, वाइल इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ मैप। लेकिन जो मैप 2 है उसमें इस चीज़ को नहीं दिखाया गया है। हेयर साउथ इंडिया एंड श्रीलंका इज गिवन एट बॉटम ऑफ द मैप। यानी आपको दक्षिण इंडिया के बारे में जहाँ पर बोला जाए, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर दक्षिण भारत और श्रीलंका को नक्शा में नीचे दिखाया, यानी मैप 2 में श्रीलंका को सबसे ऊपर दिखाया गया है, और मैप 2 जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं इंडिया का जो मैप है, मैप 2 जिसको बोल सकते हैं, इसमें इंडिया, इसमें क्या है, साउथ इंडिया में जो श्रीलंका है उसको सबसे नीचे दिखाया गया है। लेकिन जब आप लोग मैप 1 में ढूंढिएगा श्रीलंका को तो वो सबसे ऊपर दिखाया हुआ रहेगा। नीचे है आपका इन मैप 1 प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक एंड सम वेल नोन नेम्स आर स्पेल्ड डिफरेंटली व्हाइल एट द टाइम्स ऑफ formation of the map 2 information about the subcontinent had changed considerably. Map 2 is more former to us। चलिए यहाँ पर बोल रहा है मैप 1 में जो प्लेसों के नाम है वो अरेबिक की स्थिति से, यानी अरब में जिन भाषाओं का प्रयोग होता है उन भाषाओं का उपयोग करके मैप 1 में अलग अलग कंट्रियों का नाम बताया गया। एंड मैप 2 में सब कॉन्टिनेंट यानी उपमहाद्वीप के बारे में बताया गया है, जो हम लोग नॉर्मली हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे है in this way we find that the choreography in these two periods differed from each other। यानी क्या यहाँ पर बोल रहा है, इसी के कारण जो हमारे जो मैप बनाने वाले लोग थे इनको 2 भागों में क्या कर दिए थे, विभाजित कर दिए थे। दैट इज वाई, यानी ऐसा उन्होंने क्यों किया था, वाइल स्टडिंग डॉक्यूमेंट, यानी इसके लिए हम लोग को जो उनके द्वारा डॉक्यूमेंट बनाया गया है उनको हम लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैप एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पार्ट्स हिस्टोरियन टेक्स इनटू अकाउंट द कॉन्टेक्स्ट इन विच दैट पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन वाज। चलिए यहाँ पर बोल रहा है यानी इन दिस वे, यानी इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इन दोनों कालों में मानचित्र एक दूसरे से भिन्न था। यही कारण है कि दस्तावेज मानचित्र का अध्ययन करते समय जो भी इतिहासकार के मूल पाठक थे, यानी जो इतिहासकार थे, इनमें इनके क्या किए थे, समावेश किए थे। इन संदर्भ को ध्यान में रख जब हम लोग रखते हैं, जिससे हम लोगों को क्या है, जो हमारा मैप 2 है वो हम लोग का विशेष हो जाता है। नीचे है आपका चेंजिंग नेम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी जो उपमहाद्वीप थे उनका नाम कैसे चेंज हुआ, इसके बारे में अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आगे है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन मेनी लैंग्वेज। जो हम लोग का इतिहास से जो भी हम लोग का रिकॉर्ड यानी साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो अलग अलग भाषाओं में प्राप्त हुआ है। बट वी ऑब्जर्व दैट दीज लैंग्वेज हैव चेंज्ड ओवर द ईयर, यानी वो जो भी, यानी हम लोग के पास जो भी हम लोगों ने जो भी साक्ष्य जो मिला है हिस्ट्री से, उनको हम लोग ऑब्जर्व किए हैं और उनको बाद में अपना ईयर बाई ईयर क्या हो गया है, वो हिस्टोरियन वो चेंज हो गया है। नीचे अब हम चलिए यहाँ पर है आपका चेंजिंग नेम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। Historical records exist in many languages, but we observe that these languages have changed over the year. For example, medieval Persian is very different from the modern Persian. These changes have occurred not only the respect of grammar and vocabulary, but in the meaning of word also.
फॉर एग्जाम्पल द मीनिंग ऑफ टर्म हिंदुज्म चेंज ओवर द सेंचुरीज इन मेनी वेज। यहाँ पर आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कई भाषाओं में ऐतिहासिक अभिलेख यानी हम लोग को जो साक्ष्य मिला है वो अलग अलग भाषाओं में मिला है, लेकिन हम देखते हैं कि इन भाषाओं में साल बदर साल क्या हो गया है, बदलाव आया है। उदाहरण के लिए मध्यकालीन भारत के बारे में हम लोग ही पढ़ लेते हैं, यानी जो हम लोग का मध्यकालीन इतिहास है वो क्या है, फारसी भाषाओं से यानी अलग, फारसी जो भाषा है उससे बहुत ज़्यादा क्या है, अलग है। यह जो परिवर्तन है केवल व्याकरण और शब्दावली में नहीं बल्कि शब्दों के अर्थ में भी यानी परिवर्तन हुआ है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द का अर्थ शब्दावलियों में बदला गया है। आगे है इन द 13th century मिनहाज सिराज a Persian writer and historian meant Hinduism as the areas of Punjab, Haryana and the Indus between the Ganga and Yamuna. He used the term in a political sense for Indus that came under the Delhi Sultanate. चलिए अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 13वीं सदी में फारस के लेखक और इतिहासकार मिनहज ए सिराज का अर्थ है हिंदुस्तान को पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच की भूमि के रूप में जाना जाता था। आगे है आपका किन्होंने यानी मिनहज ए सिराज ने, उन्होंने राजनीतिक अर्थ में उन जमीनों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था जो दिल्ली के सल्तनत के अंतर्गत आते थे। यानी उन्होंने जो दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया था, उन्होंने यमुना गंगा के जो भूमि का विस्तार किया था, उनके राजनीतिक अर्थ को जमीनों के नाम में क्या कर दिए थे, बदलते चले गए। आगे है आपका यहाँ पर पढ़, while in the early 16th century Babur used Hinduism to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitant of the subcontinent. Amir Khusro, a 14th century poet, used the term Hind in the similar way. It did not have the political meaning. आगे यहाँ पर बोल रहा है 16वीं शताब्दी के आरंभ में जब बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का उपयोग महाद्वीप के निवासियों के भूगोल के लिए किया था, वहीं पर संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यानी जो 16वीं शताब्दी में जो बाबर आया था हिंदुस्तान, उन्होंने हिंदुस्तान का उपयोग वहाँ के रहने वाले निवासियों के रूप में और यहाँ के भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया था। अब आगे है आपका जब 14th सेंचुरी में कवि अमीर खुसरो ने इसी हिंद शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था, राजनीतिक प्रयोग किया था। इसका राजनीतिक मतलब यह नहीं था, यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 16वीं शताब्दी में बाबर ने हिंदुज्म का उपयोग यहाँ के महाद्वीप में रहने वाले लोगों को किया था, लेकिन 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो ने भी इसी शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन इनका कोई यानी हिंदुज्म जो नाम था हिंद, इनका प्रयोग करने का कोई मतलब राजनीतिक मतलब नहीं था। लेकिन 16वीं शताब्दी में बाबर ने हिंदुज्म का मतलब यहाँ के रहने वाले लोगों के रूप में किया था। आगे है आपका बट टुडे वी अंडरस्टैंड हिंदुज्म, यानी लेकिन हम लोग आज के समय में हिंदुज्म का मतलब समझ सकते हैं। मॉडर्न नेशन स्टेट, यानी हिंदुज्म का मतलब क्या होता है, आधुनिक राष्ट्रीय हम लोग का राज्य। द टर्म डज कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग, यानी यह जो टर्म है यानी किसका, हिंदुज्म जो टर्म है इसका राजनीतिक और राष्ट्रीय मीनिंग होता है। सिमिलरली द टर्म फॉरगिनर है डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम व्हाट इट हैज टुडे। इट इज यूज्ड टुडे टू मीन सम हु इज नॉट इन इंडियन, बट इन द medieval period a foreigner meant a stranger who was familiar with the villagers or town devils. She was not a part of the given villagers society or culture. Now notably two persons living in some village or town were not foreigners to each other, even they had different castes or religion. क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है सिमिलरली द टर्म फॉरगिन एंड डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम व्हाट इज टुडे, यानी इसी प्रकार से जो विदेशी शब्द आज के शब्द से
से उनका अर्थ क्या है, भिन्न है यानी अलग अलग है। इसका इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो भारत में नहीं है। लेकिन मध्यकालीन युग में विदेशियों का अर्थ जो था, उनका अर्थ क्या था, अजनबी। अजनबी मतलब क्या होता है, जो यहाँ के नहीं हो, जिनको वहाँ गांव में रहने वाले लोग, शहर में रहने वाले लोग से वो क्या थे, परिचित नहीं थे। वह क्या थे, वह किसी दिए गए ग्रामीणों समाज या संस्कृति का हिस्सा नहीं थे। विशेषकर एक ही गांव या शहर में रहने वाले दो व्यक्तियों जो एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे, यहाँ तक कि उन्हें भी क्या थी, उनकी जाति और धर्म अलग अलग थे। यानी आप लोग इस रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पर फॉरगिनर का मतलब यह था कि जो यहाँ के नहीं हो, जिनका कोई संबंध भारत में रहने वाले या कोई गांव में रहने वाले लोगों से एक दूसरे के आपसी संबंध न हो, और उनका क्या था, कास्ट और जाति और धर्म भी अलग अलग था। आगे है आप लोग का यहाँ पर क्या है, टाइम फ्रेम इन द हिस्ट्री। अब यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइम फ्रेम, यानी हिस्ट्री का कौन सा पीरियड था, उसके बारे में अब हम लोग क्या है, पढ़ेंगे। नीचे है, इन द 19th century many British historian like James Mill who wrote history of the British India in 1817 were very critical of Indian culture. They divided in the history of India into these three periods: हिंदुज़म, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। यानी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश के जो इतिहासकार थे, कौन, जेम्स मिल, उन्होंने अपने हिस्ट्री में ब्रिटिश में इंडिया का जो हिस्ट्री लिखा है, उनमें इंडियन कल्चर को उन्होंने 3 भागों में विभाजित कर दिया है। पहला हिंदुज़म, दूसरा मुस्लिम और तीसरा क्या है, ब्रिटिश। बट दिस डिवीजन वाज फुल ऑफ क्या है, ड्रॉबैक्स। इट वाज बेस्ड ऑन द रिलीजन्स ऑफ रूल्स। यानी इन्होंने जो हिंदू, मुस्लिम और इंग्लिश ब्रिटिश के रूप में यहाँ पर विभाजन किया है, वो यहाँ पर क्या है, इट इज बेस्ड ऑन रिलीजन ऑफ रूल। यानी इन्होंने जो 3 धर्म के लोगों को बांटा है, उनको किस धर्म के आधार पर उनमें विभाजन किया है। सो इट इग्नोर द सिग्निफिकेंट हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट इन द सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर। लेकिन इन्होंने जो जाति, धर्म यानी मुस्लिम, हिंदू और ब्रिटिश के आधार पर यहाँ के सभ्यता और संस्कृति को बांटा था, वो क्या है, हिस्टोरिक डेवलपमेंट के हिसाब से सामाजिक, राजनीतिक और इकोनॉमिक स्थिति से यह सब सही नहीं है। दिस डिवीजन ऑल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट। यानी उनका जो बांटना था हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, तीन डिवीजन में, उनका जो डिवीजन था, उनको क्या है, आज के जो उपमहाद्वीप में रहने वाले लोग थे, उन्होंने क्या करने लगे, उनका जो डिवीजन था उनको क्या है, अनदेखा करने लगे, यानी उन पर कोई ध्यान ही नहीं देने लगा। इन ऑर्डर टू get a clear picture of the important change in history, historians generally divided in the past into 3 periods. There are the ancient और अर्ली पीरियड, द मिडिएवल और मिडिल पीरियड। यहाँ पर ये वाला जो है आपका पैराग्राफ, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। जैसे कि आप पर देख सकते हैं कि जो एंशिएंट में अर्ली जो पीरियड था, उनको 3 भागों में बांट दिया गया। हिस्टोरियन जनरली डिवाइडेड पास्ट को 3, मिडिएवल पीरियड को 3 भागों में बांट देते। पहला था एंशिएंट पीरियड, दूसरा था मिडिएवल पीरियड और तीसरा क्या था, मॉडर्न पीरियड। यानी आपका मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आगे आपका दिस ईयर वी शैल स्टडी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द मिडिएवल पीरियड। यानी दिस ईयर, यानी यह जो हिस्ट्री था, पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं। दिस वर्ड मिडिएवल कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टाइम इन द मिडिल। दैट इज द मिडिएवल पीरियड इज द पीरियड बिटवीन द एंशिएंट एंड मॉडर्न पीरियड्स।
आगे है आपका, इस साल हम लोग इतिहास का अध्ययन करेंगे। कौन सा इतिहास का अध्ययन करेंगे? मध्यकालीन इतिहास। मध्ययुगकालीन शब्द से आता है, जिसका एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है समय या अर्थात बीच में, अर्थात यह मध्यकाल, प्राचीन काल, आधुनिक काल के बीच की अवधि को बताता है। आज के लिए हम लोग पेज नंबर 6 तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग का नेक्स्ट पेज पढ़ाया जाएगा। इतना समझने के लिए आप लोग बहुत है, इतना समझ जाइए। उसके बाद आप लोग कुछ इसी में से वर्क देंगे हम, जो आप लोग को करना होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड मस्ट वॉच वीडियो देन ओके।